Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 5th of class 12th Sociology, and the name of chapter is Pattern of Social Inequality and Exclusion. हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर मेनली हम ये पढ़ेंगे कि समाज के अंदर कैसे एक वर्ग को जानबूझकर सोसाइटी की जो मेन रिसोर्सेज है उसके उपयोग से वंचित रखा जाता है, या उसके साथ समाज के अंदर कैसे भेदभाव होता है, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. सोशल इनइक्वालिटी, इट इज इनवाइटेबल एंड ऑलमोस्ट नेचुरल इन आवर एवरीडे लाइफ. आप रोजाना भरी जिंदगी में ये देख सकते हो कि समाज के अंदर एक वर्ग के साथ जानबूझकर भेदभाव किया जाता है. इवन सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों के साथ जानबूझ के भेदभाव किया जाता है या उन चीजों से वंचित रखा जाता है. हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऐसा करना गलत है, पर फिर भी आज भी जो बैकवर्ड एरियाज है वहां पे ये प्रैक्टिसेस हो रही हैं. पैटर्न ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज, जिस जो सामाजिक संसाधन है जिन पे सबका हक होना चाहिए पर उन पे सिर्फ एक या दो कम्युनिटी का हक है और सब कम्युनिटी का हक उस पर नहीं है. सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन आर सोशल एज दे आर. ये इसलिए सोशल है क्योंकि ये एक इंडिविजुअल से जुड़े हुए नहीं है, ये समाज के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको सामाजिक इनइक्वालिटी कहा जाता है. दूसरा पॉइंट जो इन्हें सामाजिक इनइक्वालिटी बताता है, नॉट जस्ट इकोनॉमिक दो अ लिंक इज फाउंड बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. समाज का एक वर्ग तो राजा बाबू बन के काम कर रहा है और दूसरा वर्ग सड़कें साफ कर रहा है या वो काम कर रहा है. तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो एक बड़े व्यक्ति कर सकता है या बड़ी कास्ट वाला कर सकता है, वो छोटी कास्ट वाले को उसको करने को अनुमति नहीं दी जा रही है. हालांकि इस कमी को दूर करने के लिए भारत के संविधान में आर्टिकल 16 डाला गया. आर्टिकल 16 के अंदर क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबका हक है. ठीक है, ये हम बेसिकली इसमें पहले की व्यवस्था पढ़ रहे हैं. इज अ सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड, और ये सिस्टमैटिकली है. जैसे जब अब से पहले के समय में अगर हम देखें, वर्ण होते थे चार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. तो उस समय भी व्यवस्था पूरे सिस्टमैटिक वे में मनुस्मृति में क्या थी? स्ट्रक्चर्ड थी, मतलब कि बनाई हुई थी. तो सिस्टमैटिक वे में ये चीज स्ट्रक्चर्ड की जाती है. सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? जब जानबूझकर किसी एक वर्ग को चीजों से क्या रखा जाए? वंचित, उसको अधिकार ना दिए जाए कि वो भी सामाजिक संसाधनों का उपयोग कर सके, उसको क्या बोलते हैं? सोशल एक्सक्लूजन. आप पहले के समय में इंडिया में ये बहुत ज्यादा होता था. बेसिकली जो इसका शिकार होते थे वो शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट के लोग होते थे आमतौर पर, क्योंकि वो हायरार्की ऑफ मॉडल में सोशल स्ट्रक्चर में सबसे नीचे आते थे. It refers to ways in which individuals may become cut off from full involvement in the wider society. कहने का मतलब है समाज के एक वर्ग को बिल्कुल अलग कर देना समाज से, कि तुम लोग वहां रहो जाके, तुम लोग गांव के बाहर रहो या गांव के पीछे रहो, तुम लोग यहाँ नहीं, हम लोगों में नहीं आ सकते. इस तरह की जो आइडियोलॉजी होती है वो सोशल एक्सक्लूजन को प्रमोट करती है. It prevents individuals or groups from participating fully in the economic. और ये सोशल एक्सक्लूजन जब भी, ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, उसमें भी ये दे रखा है सोशल एक्सक्लूजन. इट प्रिवेंट्स इंडिविजुअल और ग्रुप्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग. और सोशल एक्सक्लूजन की वजह से जानबूझ के समाज का एक वर्ग इकोनॉमिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लाइफ से, ऑफ दी सोसाइटी से वो क्या होता है? वंचित रह जाता है. ना उसको अधिकार होते राजनीतिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के, सामाजिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने के या आर्थिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने के, उसको कोई हक नहीं होता. इट इज कंबाइंड आउटकम ऑफ डेप्रिवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन. और इसमें एक वर्ग को जानबूझकर दबाया जाता है और उसके साथ भेदभाव किया जाता है, जिस वर्ग का सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है उसके साथ. सोशल एक्सक्लूजन इज स्ट्रक्चरल एंड नॉट एक्सीडेंटल. और याद रखना, ये नहीं है कि अचानक से हुआ, नहीं, ये पूरी व्यवस्था स्थापित की गई है कि एक वर्ग का सोशल एक्सक्लूजन करना है. एग्जाम्पल, इट इज अ रिजल्ट ऑफ सोशल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन रेदर देन इंडिविजुअल एक्शन. एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता. समाज का एक पूरा वर्ग जब दूसरे पूरे वर्ग को चीजों से वंचित रखे, उसको कभी भी रिसोर्सिस पे अधिकार ना करने दे, वो सोशल एक्सक्लूजन होता है. इट इज इनवॉलेंट्री, दैट इज एक्सक्लूजन इज प्रैक्टिस्ड रिगार्डलेस ऑफ द विशेस ऑफ दोज हु आर एक्सक्लूडेड. जिस वर्ग को चीजों से वंचित रखा जा रहा है, क्या उसकी इच्छा है कि उसको वंचित रखा जाए?
नहीं, उसको जबरदस्ती सोसाइटी का हिस्सा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस एक्टिविटीज का हिस्सा बनने नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, रिच पीपल्स आर नेवर फाउंड स्लीपिंग ऑन दी पेवमेंट और अंडर ब्रिज। क्या अमीर लोग मिलते हैं सोए हुए पुल के नीचे या ब्रिज के नीचे या रोड पे? नहीं। कौन सोता है वहां पे? थाउजेंड्स ऑफ होमलेस पुअर पीपल इन द सिटीज एंड टाउन, वो लोग सोते हैं। दिस इज ऑल्सो द सोशल एक्सक्लूजन। एक वर्ग तो इतना ज्यादा है कि उसके पास प्रॉपर्टी रहने की जगह नहीं है, मतलब कि वो बेचारा कहाँ रहे, वो रोड पे सो रहा है। और दूसरा वर्ग ऐसा है जो जिसके पास 10-10 घर है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज तो है, या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तो है, जब भी तो उसके साथ सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है उस कम्युनिटी के साथ जो पुल के नीचे रह रही है या झोपड़पट्टी में रह रही है। सोशल रिसोर्सेज, सामाजिक संसाधन, तो आर्थिक, कल्चरल, सांस्कृतिक और सामाजिक कैपिटल 3 तरह की होती है। आर्थिक कैपिटल के अंदर क्या आ जाता है? एसेट्स और इनकम, मतलब कि जिसपे सबका हक होना चाहिए, कि सबके पास संपत्ति हो या सबको कमाने का जरिया मिले। एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन स्टेटस, सब पढ़ सके और मतलब उनका समाज में अच्छा स्टेटस हो। नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सोशल एसोसिएशन, और समाज में हर वर्ग की दूसरे वर्ग या उसकी पहचान हो एक वर्ग की, दैट इज सोशल कैपिटल। सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस, what is social stratifications? Let us read. A system in which pupils are categorized on the basis of hierarchy of society. This is the system of structured inequalities. अब हायरार्की इन सोसाइटी, वही जो हमारे यहाँ पे थी मनुस्मृति में, थी शब्द पे याद रखिएगा, हम थी बोल रहे हैं, आज एग्जिस्ट नहीं करती। बिकॉज ऑफ आर्टिकल 14 वी ऑल आर इक्वल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। रिमेंबर दिस। तो हम पहले की बात कर रहे हैं। अ सिस्टम इन विच पीपल्स आर कैटेगराइज, जो पहले कैटेगराइज किए जाते थे, 4 वर्ण थे हमारे यहाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य विल द प्रिविलेज वन इन द सोसाइटी, उनको सुख सुविधाएं और सब संसाधन उनके पास है। पर द शूद्रा, क्या उसके पास संसाधन है? क्या उसको सोसाइटी में हक था उस टाइम? नहीं। तो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, जब जानबूझकर एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाए जिसमें एक वर्ग को एक्सक्लूड कर दिया जाए सुख सुविधा का लाभ उठाने से, दैट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। Three key principles of social stratification. It is if it characteristics of society, not simply a function of individual differences. एक व्यक्ति के साथ कभी नहीं होता, ये पूरे ग्रुप के साथ होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, याद रखना। इट परसिस्ट ओवर जनरेशन, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इट इज सपोर्टेड बाय पैटर्न ऑफ बिलीव्स और आइडियोलॉजी, और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को समर्थन किस चीज से मिलता है? लोगों की मान्यताओं से, जो उनके विश्वास है वो इस चीज को बढ़ावा देते हैं कि समाज में एक वर्ग के साथ भेदभाव होता है। प्रीजुडिस, पक्षपात। इट रेफर्स टू प्री कन्विंस्ड ओपिनियन और एटीट्यूड हेल्ड बाय मेंबर ऑफ वन ग्रुप टुवर्ड अनदर। पक्षपात मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लो मैं एक ऑफिसर हूं और मुझे 2 कैंडिडेट सिलेक्ट करने हैं। अब एक कैंडिडेट ऐसा है जो मेरा जानने वाला है और दूसरा कैंडिडेट ऐसा है जो अननोन है। अब मैं यहां किसको चुनूंगा? जो मेरा जानने वाला है। दिस इज द पक्षपात। अब यहां पे दूसरा वाला भले ही काबिल हो या पहले वाला भले ही काबिल ना हो, पर बिकॉज ऑफ किनशिप या फैमिली रिलेशंस मैंने उसको चुन लिया। दिस इज प्रीजुडाइज। समाज के अंदर भी ऐसे ही होता है पक्षपात। ये आप अपनी क्लास में देख लो, टीचर ने एक ही बच्चे को बार बार उठा रहा है या 10 बच्चों को बार बार उठा रहा है, बाकी 50 बच्चों को छोड़ रहा है क्लास में। दैट इज ऑल्सो पक्षपात, प्रीजुडाइज। इट रेफर्स टू प्री कन्विंस्ड, और ये पहले से ही माइंड में होता है कि ये 2 लड़के आ रहे हैं जिनमें से किसी एक को चुनना है, और मेरे को तो पता ही है किसको चुनना है, उसको जिसको मैं जानता हूं। तो ये पहले से ही माइंड में होता है, प्री कन्विंस्ड। जैसे वो टीचर क्लास में आया तो उसने उसी 5 बच्चों को उठाया जो उसके फेवरेट हैं, जैसे कहने का मतलब। तो प्री कन्विंस्ड उसके माइंड में पहले से ही है ना कि मेरे को तो क्लास में जाके इन्हीं 5 को उठाना है। तो ओपिनियंस और एटीट्यूड, उसकी सोच, उसके एटीट्यूड हेल्ड बाय मेंबर ऑफ वन ग्रुप टुवर्ड द अनदर। जब एक वर्ग जानबूझकर दूसरे वर्ग के साथ क्या करे?
भेदभाव करे या फिर डिस्क्रिमिनेशन करे, दैट इज कॉल्ड पक्षपात. इट इज एन ओपिनियन फॉर्म्ड बिफोर कंसिडरिंग एनी अवेलेबल एविडेंस. चाहे अब वो टीचर जो उन 5 बच्चों को चुन रहा है, चाहे वो किसी काम के नहीं है 5 बच्चे, और बाकी क्लास पूरी बहुत अच्छी है, पर उस टीचर की तो मेंटेलिटी है ना कि मेरे को उन्हें ही चुनना है. दिस इज द पक्षपात. तो कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है, फिर भी उसने ओपिनियन बना लिया कि यही 5 बेस्ट है, बाकी सब बेकार हैं. दिस इज द पक्षपात ऑफ हिम डन, उसके द्वारा किया गया जो दूसरी कम्युनिटी के लिए. तो समाज के अंदर भी ऐसे ही होता है, चाहे जिस वर्ग के साथ पक्षपात किया जा रहा है वो वर्ग बहुत काबिल हो, और ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि उसके साथ भेदभाव होना चाहिए, पर उसके साथ हो रहा है, दैट इज पक्षपात. It is pre-convinced view that are often based or hearsay rather than on direct evidence. और किसी दूसरे ने कह दिया, जैसे मान लो, अब मैं इसको इस पॉइंट को भी एक एग्जांपल से समझाता हूं. 3 व्यक्ति हैं. एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा है, आप उसके बारे में नहीं जानते, और कोई दूसरा व्यक्ति आता है जो आपका विश्वसनीय, उसने कहा कि यार वो व्यक्ति तो बहुत खराब है और उसके साथ मत लगियो, उससे दूर रहियो. अच्छा जी, आपने इस चीज को सुना और मान लिया, प्री कन्विंस्ड हो गया कि अब मुझे उस व्यक्ति के साथ दूर रहना है, उससे बात नहीं करनी है, उससे पक्षपात करना है. तो हालांकि आपके पास एविडेंस नहीं है कि क्या उसके साथ आपको करना है, पर आप कर रहे हो. तो यही चीज जब सोसाइटी का एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि सोसाइटी का तीसरा वर्ग उसको कह रहा है या उसकी मान्यता ऐसी है कि दूसरे के साथ करना है, और उसके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं है, दैट इज पक्षपात, प्रीजुडिस. और सोसाइटी के अंदर ऐसा बहुत होता है, था, आज भी कहीं कहीं होता है जो बैकवर्ड एरिया है. आइडियाज दैट आर रेजिस्टेंट टू चेंज इवन इन द फेस ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन. और जो मॉडर्नाइजेशन या फिर किसी तरीके का चेंज आ रहा है उसको रेजिस्ट किया जाता है. क्यों? क्योंकि अगर सोसाइटी मॉडर्नाइज होगी तो फिर पक्षपात तो होगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि सब बराबर भाई. तो सोसाइटी चेंज को क्या करती है? रेजिस्ट. जो लोग पक्षपात करना चाहते हैं दूसरों के साथ, वो रेजिस्ट करते हैं चेंज को. क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो रेजिस्ट नहीं करेंगे तो फिर वो पक्षपात कैसे कर पाएंगे. समझ रहे हैं? स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िवादी लोग. होप आपको पक्षपात का मीनिंग समझ में आ गया होगा. प्रिजुडिस आर ग्राउंडेड इन स्टीरियोटाइप. दीज आर फिक्स्ड एंड इनफ्लेक्सिबल. जब आदमी पक्षपात करने लगता है तो वो क्या, उसकी सोच ही वैसी बन जाती है. तो जब एक वर्ग जानबूझकर पक्षपात करता है तो उसकी सोच वैसी बन जाती है. और याद रखना, जो स्टीरियोटाइप लोग होते हैं वो फिक्स्ड होती है, उनकी मेंटेलिटी इनफ्लेक्सिबल होती है, चेंज नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से ही पक्षपात के बेस पे अपने स्टीरियोटाइप्स डिसाइड कर लिए हैं, स्टीरियोटाइप बन गए हैं वो. Stereotype are often applied to ethnic and racial group and to women. और जो रूढ़िवादी लोग होते हैं आमतौर पर वो किस पे अपना हक जमाना चाहते हैं, किस पे अपनी जोर दिखाते हैं? वुमेन्स पर, या फिर समाज के एक रेशियल ग्रुप पर कि उन्हें अपने नौकर बनाना या उस तरह के जो वो करवाते हैं. स्टीरियोटाइप फिक्स होल ग्रुप इनटू अ सिंगल होमोजीनियस कैटेगरी. और वो पूरे ग्रुप को, जिस ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, एक ही होमोजीनियस कैटेगरी में, होमोजीनियस चीज जहां पे सब बराबर हो. स्टीरियोटाइप लोग, रूढ़िवाद लोग. दे रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द वेरिएशन अक्रॉस इंडिविजुअल्स एंड अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट और अक्रॉस टाइम. वो जो वक्त के साथ वेरिएशन आती है या चेंजेस आते हैं उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, नकार देते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर प्रीजुडिस. उनकी प्री कन्विंस्ड हो चुके हैं, वो पहले से ही उनकी सोच बन गई है और उसमें परिवर्तन नहीं आएगा. क्योंकि अभी हमने पढ़ा दैट इज फिक्स्ड एंड इनफ्लेक्सिबल. डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, रेफर्स टू एक्चुअल प्रैक्टिस बिहेवियर टुवर्ड अनदर ग्रुप. कहने का मतलब है, जैसे आप समझो मुझे दान करना है, तो मैंने ऐसे 10 बच्चे बुला लिए जिन्हें मैं जानता हूं, जिनको जरूरत भी नहीं है उनको दान करने के लिए, उनको दान दूंगा मैं. और ऐसे बच्चों को छोड़ दिया जो जिन्हें वाकई में जरूरत थी. दैट इज डिस्क्रिमिनेशन. मैंने एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया बिकॉज
दूसरे ग्रुप ऑफ चाइल्ड के साथ। ऐसा बहुत जगह होता है लाइफ में, हर इंडिविजुअल के साथ होता है कि उसके साथ भेदभाव किया जाता है। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यू हैव टू रिमेंबर दिस। कास्ट इज अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव होता है। बर्थ, जिस घर में जन्म लिया दैट विल बी अवर कास्ट, और उसी हायरार्की ऑफ मॉडल में हम आ जाएंगे जो पहले चलता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला। सोशल स्टेटस इन कास्ट हायरार्की डिसाइड द, अब जिस भी हम उसमें आएंगे वही हमारा ऑक्यूपेशन होता था उस वक्त। जैसे अगर हमने ब्राह्मणों के घर जन्म लिया उस वक्त तो आई विल बी द प्राइस्ट, मैं टीचर बनूंगा या फिर पुजारी बनूंगा। अगर मैंने क्षत्रिय के घर में जन्म लिया तो मैं वॉरियर बनूंगा, प्रोटेक्टर बनूंगा, रक्षा करने वाला बनूंगा। और अगर मैंने वैश्य के घर में जन्म लिया आई विल बी द ट्रेडर, बिजनेसमैन और ये सब। और अगर मैंने शूद्र के घर में जन्म लिया तो फिर मैं इन तीनों की सेवा करने वाला बनूंगा। तो उस टाइम ये होता था। स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन इज सीन बिटवीन हायर कास्ट एंड हायर इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पीपल। उस टाइम बड़ी कास्ट और बड़े आर्थिक स्टेटस वाले लोगों के बीच में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन था, वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, याद रखिएगा भारत के संविधान का आर्टिकल 17 क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आज के वक्त में, पर उस टाइम, अब से 800, 900 या 600 साल पहले ये चीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में थी, बहुत ज्यादा। इवन आप देख लो साउथ अफ्रीका के अंदर क्या कलर के बेस पे गोरे और कालों के बीच में था नहीं अंतर, फिर नेल्सन मंडेला जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। तो अनटचेबिलिटी के ऊपर अब हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रिस्क्राइब्स स्ट्रॉन्ग सोशल सैंक्शंस, कि ये लोग इस गली से नहीं गुजर सकते, दिन में ये नहीं आएंगे, अगर ये जा रहे हैं तो हाथ बजाते हुए जाएंगे ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि वो आ रहे हैं। या ये लोग उन मंदिरों में नहीं जाएंगे जहां पे बड़ी कास्ट के जा रहे हैं, या उन कुओं से पानी नहीं पिएंगे। क्या था ये सब? सोचने वाली बात है। मतलब क्यों यार, सबको भगवान ने ही तो बनाया है और हम सब बराबर ही तो हैं। देन व्हाई देयर इज डिस्क्रिमिनेशन विद दैट ग्रुप? क्यों भाई, क्यों था? ये सोचने वाली बात है। बिकॉज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी वांट्स टू डोमिनेट द होल सोसाइटी, उसकी वजह से होता था ये। 3 डायमेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी कैसे की जाती थी? अब याद रखिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 अबोलिशन करता है अनटचेबिलिटी को, और ये हर व्यक्ति के को अधिकार है। तो उस टाइम एक्सक्लूजन किया जाता था, तो अनटचेबिलिटी को प्रमोशन मिलता था। दलित्स, जो आमतौर पर दलित्स होते थे, उनके साथ ये ज्यादा समस्याएं होती थी। दलित्स एक्सपीरियंस फॉर्म ऑफ एक्सक्लूजन दैट आर यूनिक एंड नॉट प्रैक्टिसाइज्ड, और जो उनके साथ भेदभाव किया जाता था वो उस समय, आज तो ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज टुडे वी ऑल आर इक्वल एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस समय समाज का एक वर्ग उनके साथ, या दूसरा वर्ग या तीसरा वर्ग, या समाज में सारे वर्ग उनके साथ क्या करते थे? भेदभाव करते थे। फॉर इंस्टेंस बीइंग प्रोहिबिटेड फ्रॉम शेयरिंग ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, जहां से बड़ी कास्ट वाले पियेंगे वहां से वो नहीं पी सकते। और रिलीजियस वर्शिप में जहां पे वो लोग जाते हैं बड़ी कास्ट वाले, वहां पे वो नहीं जा सकते थे। सोशल सेरेमनीज में वो नहीं जा सकते थे, या फेस्टिवल्स में वो नहीं जा सकते थे। आज जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान हमें यह अधिकार देता है दलितों को। ह्यूमिलेशन एंड सबऑर्डिनेशन, ह्यूमिलेशन भी फील करनी पड़ती थी। अब एक वर्ग, अगर मान लो कोई मुझे ही कहे कि ये तू यहां पे नहीं आएगा, तू दूर रहेगा, तो अब मुझे कैसा लगेगा? आई विल फील ह्यूमिलेटेड, और मुझे सबऑर्डिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू डोमिनेट ऑन मी। तो ह्यूमिलेशन, शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती थी। अरे यार, अगर मैं दलित के घर में पैदा हुआ, इसमें पहली बात तो ये गलत ही नहीं है, चलो उस टाइम इसको गलत भी माना जा रहा, तो यार मेरी क्या गलती है? हम सब बराबर ही तो हैं, तो फिर क्यों भेदभाव? तो सोचना है हमें कि क्यों ऐसी प्रैक्टिसेस थी सोसाइटी के अंदर। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी लीड्स टू द इम्पोजिशन ऑफ गेस्चर ऑफ
डिफरेंस एज वेल एज एब्यूज एंड ह्यूमिलेशन। कई बार इतना ज्यादा शर्मिंदा किया जाता था पब्लिकली, या फिर भेदभाव किया जाता था उस समय। हम आज के समय की बात नहीं कर रहे हैं, ये उस समय की बात पढ़ रहे हैं जब सोसाइटी का स्ट्रक्चर वो था। आज सोसाइटी का स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से बदल चुका है। टुडे वी ऑल आर इक्वल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स दिस these fundamental rights to us, to every citizen of India, such as taking off headgear, उस टाइम की बात है, carrying fogwear in the hand, standing with bowed head, not wearing clean या चमकदार कपड़े, ये सब पहनना अलाउड नहीं था। मतलब अब क्या ही बोला जाए इस पे, ये शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी उन लोगों को। एक्सप्लॉइटेशन, अब भेदभाव तो देखो होगा ही। जिस व्यक्ति को अनटचेबल कहा जाएगा, मतलब कि जिसके हाथ का पानी तक नहीं पिया जाएगा, तो उसके साथ तो भेदभाव होएगा ही ना। अनटचेबिलिटी इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, और आर्थिक रूप में ज्यादा किया जाता था उस वक्त। आज तो आर्टिकल 16 हम सब, और आर्टिकल 19 के अंदर भी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन दिया गया है। शायद 19 के जो 6 फ्रीडम है उसमें से 4th में या 5th में आप देख लीजिएगा एक बार, तो अब फ्रीडम है आज, पर उस टाइम नहीं थी। अनटचेबिलिटी इज द मोस्ट टाइम एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वेरियस काइंड्स, और अलग अलग तरीके का होता था। थ्रू द इम्पोजिशन ऑफ फोर्स्ड अनपेड लेबर, काम करवा लिया, उन पे पैसे नहीं दिए उन्हें, या उनकी प्रॉपर्टी पे जब्त कर लिया, या उनको मारा पीटा, वो सब चीजें उस समय जो होती थी। मीनिंग ऑफ दलित, अब दलित का मतलब क्या होता था? दलित टर्म लिटररी मीन डाउन ट्रोडन एंड कॉन्वेज द सेंस ऑफ एन ओप्रेस्ड पीपल। मतलब दलित शब्द से उस टाइम क्या रिकॉग्नाइज किया जाता था कि ओप्रेस्ड पर्सन है उस टाइम, उस समय। द दलित पैंथर्स आर रेडिकल ग्रुप दैट इमर्ज इन वेस्टर्न इंडिया, ये एक ग्रुप उभर के सामने आया, दलित पैंथर्स। यूज्ड द टर्म टू असर्ट देयर आइडेंटिटी एज द पार्ट ऑफ देयर स्ट्रगल फॉर राइट्स एंड डिग्निटी, और इन दलित पैंथर्स ने अपने हक के लिए आवाज उठाई, अपने अधिकारों के लिए स्ट्रगल किया। Let us read our next heading, State and Non-State Initiatives Addressing। देखो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, क्यों? क्योंकि ये हमें समाज की उस टाइम की कमियों के बारे में बता रहा है। तो एज अ स्टूडेंट ही चीजों को परसीव कीजिएगा प्लीज। स्टेट एंड नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स एड्रेसिंग कास्ट एंड ट्राइब्स डिस्क्रिमिनेशन, उस समय होता था। स्टेट इनिशिएटिव्स, तो अब सरकारों ने इसको कैसे दूर किया? हम लोगों की सरकारों ने, जैसे 1947 में आजाद हो गए थे, तो फिर हमने क्या क्या प्रोविजंस किए? जैसे रिजर्वेशन दिया गया इन स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है, विधायिका, चाहे वो राज्य सरकार की है चाहे वो केंद्र सरकार की है, वहां पे रिजर्वेशन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा एससी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है संसद में, और एसटी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है, और महिलाओं के लिए कितनी है प्लीज। रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज, और किस लिए दिया जाता था रिजर्वेशन? ताकि समाज का ये वर्ग आर्थिक रूप से मजबूत होकर अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सके, और सोसाइटी में अच्छा स्टेटस प्राप्त कर सके। आर्टिकल 17 में बता चुका, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करता है। कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850, मतलब कि भेदभाव नहीं किया जा सकता था। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, प्रिवेंशन ऑफ अरिस्टोक्रेसी, मतलब कि दूसरा वर्ग जानबूझ के इस वर्ग के साथ, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के साथ भेदभाव ना कर सके, तो ये एक्ट बना था 1989 में। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर बोर्ड एग्जाम, एंड आल्सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट स्टेट सिविल सर्विसेज और यूपीएससी एग्जाम्स, these are the key points which makes your answer differ from the other aspirants. So you have to remember, that's why I have mentioned these here. So the next is नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स। अब सोसाइटी के वर्ग के लोगों ने क्या किया? ये तो सरकार के पास, सरकार ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस किए। अब जो सोसाइटी के ग्रुप्स ने क्या क्या किया, जो नॉन स्टेट थे, गैर सरकारी। इन प्री इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले, द टाइम एफर्ट मेड बाय ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जी वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। उन्होंने क्या बनाया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मैं भी बता दे रहा हूं। सत्यशोधक समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सर्च कीजिएगा सत्यशोधक समाज क्या है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एसएससी में, पीसीएस में। परियार,
Ambedkar and other. These are the individuals who have struggled, even spent their whole life just because to remove these discrimination from the societies. अंबेडकर जी ने भी बहुत स्ट्रगल किया ताकि वो समाज के अंदर की ये जो कमियां हैं इनको दूर कर सके, इसीलिए बाबा साहब को भारत रत्न भी मिला और कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के बाबा साहब चेयरमैन भी थे. In contemporary times, efforts made by political organizations like, और आज के समय में जैसे बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो किसके द्वारा बनाई गई थी, काशीराम जी के द्वारा, और इस वक्त इनकी सुप्रीमो कौन है, श्री मायावती जी. दलित संघर्ष समिति ऑफ कर्नाटका ये भी बनाई गई थी ताकि दलितों के हक की आवाज उठाई जा सके. लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्रिएटिंग दलित अवेयरनेस, और फिर मतलब कि सोसाइटी के वर्ग ने दलित वर्ग को जागरूक किया कि आप पढ़ो और मतलब अच्छी अच्छी जॉब्स की तैयारी करो और अच्छी अच्छी नौकरियों पे जाओ, क्योंकि देखो जब एक वर्ग पढ़ता है तभी और अच्छी नौकरियों पे जाता है, यानी जब वो अच्छी नौकरी पे जाएगा तो वो आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा, और अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो समाज में उसका स्टेटस भी बढ़ेगा. तो अवेयरनेस भी फैलाई गई, स्पेशली इन मराठी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु एंड हिंदी. अदर बैकवर्ड क्लासेस, अब हम SC/ST के बाद जो दूसरा मेन सेक्शन था सोसाइटी का, अदर बैकवर्ड क्लास, OBC, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. OBCs आर डिस्क्राइब्ड एज सोशली, वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट, जो सोशली एंड एजुकेशनली. कई बार PCS या UPSC में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इकोनॉमिकली दे देगा या फिर कल्चरली दे देगा, तो आप ये याद रखिएगा, सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड होते हैं. लार्जली द सर्विस एंड एरिस्ट्रियल कास्ट हु ऑक्युपाइड द लोअर रंग्स ऑफ द कास्ट हायरार्की. ठीक है. अदर बैकवर्ड क्लासेस, लेट अस सी. कमीशन अपॉइंटेड, एक कमीशन बनाया गया भारत सरकार के द्वारा ताकि OBCs की कंडीशन के बारे में या उनके वेलफेयर के बारे में क्या 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 इंपॉर्टेंट चीजें या पॉलिसी लाने की जरूरत है वो सब जाना जा सके. तो लाला कालेलकर, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछे कि कौन से 2 कमीशन बने थे तो याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. मंडल कमीशन, द सेकंड कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस. Under OBCs are largely landed caste and enjoy dominance in rural society in many regions of India. OBCs के अंदर भी क्रीमी लेयर भी है और नॉन क्रीमी लेयर भी. हम जानते हैं क्रीमी लेयर वो जिनके पास जमीन जायदादें हैं, और नॉन क्रीमी लेयर जिनके पास नहीं है. रिलीजियंस, इसमें मुस्लिम्स भी की भी कुछ कम्युनिटीज OBCs में आती हैं. रीजन्स ऑफ इंडिया, while the lower OBCs are very poor. अब कुछ OBC जो क्रीमी लेयर थे वो तो अमीर थे, और जो नॉन क्रीमी लेयर थे वो अदर बैकवर्ड क्लास में गरीब थे. वेरी पुअर, डिसएडवांटेज्ड एंड आर ऑफन नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दलित्स, और उनके हालात दलितों जैसे ही थे लगभग समाज के अंदर. अब ये था, याद रखिएगा, मंडल कमीशन बनाया गया था. 27% रिजर्वेशन की बात मंडल कमीशन ने ही दी थी, वेरी इंपॉर्टेंट. आदिवासीज स्ट्रगल, द टर्म आदिवासी कॉइन मतलब यूज किया गया 1930 में. इट कनेक्ट्स पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड द असर्शन ऑफ राइट्स, मतलब कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग या आदिवासी हैं जो जंगलों में मतलब आमतौर पर रहते हैं या फॉरेस्ट पर निर्भर होते हैं, अपने जीवन व्यापन फॉरेस्ट से करते हैं, उन लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस. मेनली इंडिया में कहां पर हैं आदिवासी लोग, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश, इन इलाकों में ज्यादा है. लिटरेरी मीनिंग ओरिजिनल इनहेबिटेंट, आदिवासी का मतलब क्या होता है, जो ओरिजिनली इनहेबिटेंट है, मतलब वहीं पे ही पले बड़े हैं, वहीं पे ही उनके जन्म हुए हैं, जैसे जो फॉरेस्ट पे ही आमतौर पर निर्भर होते थे. इंटरनल कोलोनियलिज्म फेस्ड बाय ट्राइबल्स इन द नेम ऑफ नेशनल, जब नेशनल डेवलपमेंट की बात आती है, जंगल काटे जाते हैं, पार्क्स बना दिए जाते हैं, या फिर जो अब जंगल कट रहे हैं या माइनिंग हो रही है, इंडस्ट्रीज डिस्प्लेसमेंट, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, या डैम्स प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, खुद सोचना है. में आप, बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था एक बार वेदांता वाला, उसके बारे में जरूर सर्च कीजिएगा. तो अब हमें खुद सोचना है कि डैम बना दिया, ठीक है, जरूरत है,
पर वेयर द पीपल विल। और इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट मूवी भी बनी है आदिवासी लोगों के ऊपर, जब डैम बन रहा था वो, जिसकी वजह से बहुत बड़े एरिया में लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा था। आप सर्च कीजिएगा उस मूवी को। इस तरह की मूवीज देखा कीजिए। क्यों? क्योंकि वो आप जब आपने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लिया है तो समाज के बारे में तो जानना आपकी जिम्मेदारी बनता है, तो इसलिए। Struggle for women equality and rights. Various women's issues across in modern India as part of the 19th century middle class social reforms movement. उस समय बहुत ज्यादा थे, जैसे सती प्रथा या इस तरह की व्यवस्थाएं थी जो वुमेन्स के डेवलपमेंट को रोकती थी। द एंटी सती कैंपेन किसने लीड किया था? राजा राम मोहन रॉय। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सती प्रथा को बैन किन्होंने करवाया था? राजा राम मोहन रॉय जी ने। और करा था किसने? विलियम बेंटिक ने 1828, याद रखिएगा। और इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था? ब्रह्मो समाज। देखो सती क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे किसी महिला का अगर हस्बैंड का डेथ हो गया है तो जब उस महिला के हस्बैंड को जलाया जा रहा होगा, उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा होगा, तो उस महिला को जीवित उस चिता पर बिठाया जाएगा। अब सोचिए कैसी व्यवस्था है। एक जिंदा व्यक्ति को सोचने के बाद भी डर लगता है। अगर हम इस चीज को एक बार इमेजिन करें कि वो महिला कैसा फील करती होगी, तो बहुत बुरी स्थिति थी भाई। सही पूछे, हमें तो बहुत दुख होता है जब हम इस तरह की सोशियोलॉजी के अंदर ये चीजें पढ़ते हैं। तो राणा डे, ये भी एक राजा राम मोहन रॉय जी के बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे। राणा डे स्टार्टेड द विडो रीमैरिज, मतलब विधवा का पुनर्विवाह। विधवा के पुनर्विवाह पर रोक थी ना उस टाइम। विधवा सफेद साड़ी पहनेगी, वो फंक्शंस में नहीं आ सकती, इस तरह की सोच थी उस टाइम। आज तो ये सब आमतौर पर खत्म हो चुका है, पर फिर भी आज भी हमें और डेवलप होने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने कल्चरल या रिलीजन या इस तरह की प्रैक्टिसेस को छोड़ देना चाहिए, नहीं, पर एटलीस्ट हमें उन चीजों पर तो सोचना चाहिए जो कमियां हैं या फिर जो मतलब कि हमें डिस्क्रिमिनेट करती हैं या रूढ़िवादी बनाती हैं नॉर्म्स, उनको तो एटलीस्ट हमें छोड़ना ही चाहिए। तो राणा डे स्टार्टेड द विडो रीमैरिज मूवमेंट इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। उस टाइम प्रांत होते थे, बंगाल प्रांत, बॉम्बे प्रांत, मद्रास प्रांत, इस तरह। एंड आल्सो अटैक्ड द कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशन। और जो समाज के अंदर कास्ट या पुरुष और महिला के बीच में भेदभाव होता था, उस पर भी राणा डे जी ने बहुत काम किया इस समस्या को दूर करने के लिए। ज्योतिबा फुले जी ने सत्यशोधक समाज बनाया, जो कास्ट या जेंडर के नाम पे भेदभाव होता था उसको खत्म करने के लिए। द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इस्लाम सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा लीड की गई थी, ताकि गर्ल्स एजुकेशन के लिए। और याद रखिएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी इसी के द्वारा मतलब की मूवमेंट के दौरान स्थापित की गई थी। आई थिंक 1916 के आसपास का है, डेट देख लीजिएगा आप एक बार। दयानंद सरस्वती जी ने क्या शुरू किया था? आर्य समाज, जो वुमेन्स की एजुकेशन, ट्रेनिंग, हाउसकीपिंग या हैंडीक्राफ्ट और उनके अर्निंग के साधनों के लिए काम करता था। दयानंद सरस्वती जी ने शुरू किया था आर्य समाज। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वर्कड फॉर विडो रीमैरिज एंड फॉट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। जो बच्चों की शादी हो जाती थी उसके खिलाफ इन्होंने मतलब की आवाज उठाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। तो बहुत ही देखो, अगर इस तरह के लोग स्टेप ना उठाते तो सोसाइटी में वो कमियां कितने सालों तक और चलती रहती। तो कहने का मतलब है कि जो सोसाइटी के अंदर कमियां हैं या जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या जो प्रिजुडाइस है, एटलीस्ट उन कमियों को तो दूर करना चाहिए, तभी तो सोसाइटी एक यूनिफॉर्म वे में डेवलप हो सकती है। मेन फीचर्स ऑफ द वुमेन मूवमेंट इन द इंडिया सिंस द 1970s। महिलाओं का क्या रोल रहा है? देयर हैज बीन चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज वेल एज आइडियोलॉजी। परिवर्तन हुए हैं। देयर हैज बीन एन इंक्रीजिंग इंपोर्टेंस ऑफ ऑटोनोमियस मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन नॉट लिंक्ड टू एन पॉलिटिकल पार्टी। जो राजनीतिक पार्टियों से रिलेटेड नहीं होते थे मूवमेंट, उस तरह की मूवमेंटों की, आंदोलनों की समाज के अंदर इंपोर्टेंस ज्यादा थी। New issues such as violence against women, the rape of women in police custody, dowry, murders, legal changes in land rights, employment have emerged in 21st century, declining sex ratio, जैसे हरियाणा का सबसे कम है, implicit serial bias, केरला का सबसे ज्यादा है सेक्स रेशियो, implicit serial पर 1000 मेल पे निकलता है, ये भी याद रखिएगा
implicit serial bias against the girl child are the new challenges of gender inequality। ये सब नए challenges हैं जो gender inequality में आज के दिन भी exist करते हैं, इवन आज के दिन भी। तो हमें इन सब कमियों को दूर करना है। हमें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वी ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। तो अपने स्तर पे और दूसरों को अवेयर करके। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फैक्ट दैट दो ऑल वुमेन सफर्स इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। पितरात्मक सत्ता क्या होती है, जहां पे मेल डोमिनेट करते हैं। तो लगभग सभी वुमेन्स मतलब कि क्या होती हैं, उस चीज को मतलब कि फेस करती हैं, उस प्रॉब्लम को। पैट्रियार्कल सोसाइटी में मेल डोमिनेट चलता है तो फीमेल की इतनी महत्वता नहीं रह जाती। They do not all suffers to the same way or the same extent. There are difference between middle class urban women, जो शहर की महिला या गांव की महिला, दोनों की स्थिति में बहुत फर्क दिखेगा। गांव की महिला घर से बाहर नहीं जा सकती, जॉब नहीं कर सकती, ज्यादा पढ़ेगी नहीं, इस तरह की आइडियोलॉजी होती थी। पर इवन सिटीज में पढ़ती भी हैं, जॉब भी करती हैं, कमाती भी हैं और मतलब कि इंडिपेंडेंट रहती हैं। रिकॉग्नाइजेशन दैट, और इकोनॉमिकली भी अगर हम सोचें, जब वो ह्यूमन कैपिटल बनी है तो क्यों ना वो जॉब करे, क्यों वो देश के उसमें विकास में अपना योगदान क्यों ना दे, वो क्यों वो घर में बैठे। दिस इज द जनरल क्वेश्चन। जब वो ह्यूमन कैपिटल, उस पर खर्च हुआ है पैसा, तो शी शुड डू द जॉब ना, वो उसको करने दो, वो देश के विकास में डेवलपमेंट करेगी। इवन चाइल्ड्स को और उसका परिवार भी बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की लाइफ जिएगा। Recognition that both women as well as men are oppressed by gender roles, a gender just society will allow both men and women to be free। तो इस तरह के आंदोलन चलाए जाते हैं ताकि समाज के अंदर महिला भी स्वतंत्र हो और पुरुष भी स्वतंत्र हो। देयर विल बी नो, मतलब कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन इन दोनों जेंडर्स के बीच में ना हो। Let us see our next heading, Karachi session of Indian National Congress। In 1931, Karachi session of Indian National Congress issued a declaration on the fundamental rights of citizenship in India, which was committed to women's equality। जिसमें क्या बताया गया कि वुमेन्स और इक्वल। द डिक्लेरेशन रीड एज फॉलो। तो उसके अंदर क्या क्या था, लेट अस सी। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। ये तो हमारे संविधान में बाबा साहब ने या ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स ने भी डाला है, आर्टिकल 14। और नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड और सेक्स, आर्टिकल 15। इक्वल राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर ऑल, ये भी हमारे संविधान में 6 फंडामेंटल राइट हर किसी को मिले हैं और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हर किसी की है। आइदर ही इज मेल और शी इज फीमेल, दोनों को बराबर के हक हैं, दोनों की बराबर की जिम्मेदारियां हैं। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, 18 साल के ऊपर का कोई भी है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों को अधिकार है वोट डालने का इंडिया के अंदर। उस टाइम भी यही बात उठी थी इस सेशन में। स्पेशल प्रोटेक्शन, वुमेन वर्कर्स को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा ताकि उनके साथ जो वर्किंग प्लेस पे उन्हें हरास ना किया जाए, भेदभाव ना किया जाए, आर्टिकल 16 हमारे संविधान का। वुमेन शैल हैव द राइट टू वोट एंड हैव राइट टू हेल्ड पब्लिक ऑफिस, और उसको भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और सरकारी नौकरी या मतलब कि नौकरी पे वो जाना चाहती है तो उसको भी हक मिलेगा। कराची सेशन की बात कर रहे हैं, मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से। No disability attached to any citizen by reason of his her religion, caste, creed और sex in regarding to public employment। किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जात, उसकी धर्म या उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी के नाम पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। कराची सेशन में भी था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं किया जाता। इवन आप देख लो, दिव्यांग जनों को भी नौकरी मिलती है ना, क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 16 उनका अधिकार है। ठीक है, पावर ऑफ ऑनर एंड इन एक्सरसाइज ऑफ एनी ट्रेड, और वो व्यापार भी कर सकती हैं। कराची सेशन इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ लेना इसको, मैंने आपको संविधान से कोरिलेट करके पढ़ाया है। स्त्री पुरुष तुलना, दिस इज इम्पोर्टेंट आई थिंक। रिटन इन 1822 लिखी गई थी बाय महाराष्ट्रियन हाउसवाइफ ताराबाई जी के द्वारा लिखी गई थी। शिंदे एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डबल स्टैंडर्ड ऑफ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। और किस लिए लिखी थी उन्होंने? मतलब कि जो सोसाइटी के अंदर मेल्स की डोमिनेशन थी उसके लिए, उसके खिलाफ कि फीमेल्स को इग्नोर किया जाता है। अ यंग ब्राह्मण विडो हैड बीन सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द कोर्ट फॉर गिविंग बर्थ टू एन illegitimate child. No effort had been made to identify or punish the man who had fathered the baby। कहने का मतलब है इसके अंदर बेसिकली ये कहानी बताई गई है कि एक महिला को इसलिए सजा दे दी जाती है, क्यों? क्योंकि उसने एक मतलब दिव्यांग बच्चे को जन्म दिया है। इसमें उसकी क्या गलती है भाई? ये हम उस समय की बातें पढ़ रहे हैं कि ऐसा होता था।
इसमें उसकी क्या गलती है? क्यों ना उसके पापा को जिसने वो एग फर्टिलाइज उस बेबी की उस मदर की उसमें किया था फर्टिलाइज, उसको क्यों नहीं सजा मिली? उस फीमेल की क्या गलती इसमें? तो ये व्यवस्था थी उस समय, आज तो ऐसा नहीं है। बेगम रुकैया शकावत हुसैन, रिटन इन 1905, रोट सुल्तानाज ड्रीम। इसमें एक सुल्ताना है, लड़की वो क्या देखती है अपने सपनों में। इट इज अ शॉर्ट स्टोरी एंड द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ साइंस फिक्शन राइटिंग इन इंडिया। इन हर ड्रीम सुल्ताना विजिट अ मैजिकल कंट्री वेयर द जेंडर रोल्स आर रिजर्व्ड, मैन आर कन्फाइंड टू द होम। सुल्ताना के ड्रीम देखो, ड्रीम देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या ये ड्रीम एग्जिस्ट करेगा इस तरीके का कि मेल तो घर के काम करेगा और पर्दे में रहेगा और वुमेन साइंटिस्ट बनेगी, बिजी होगी, बाहर के काम करेगी, इन्वेंटिंग डिवाइस दैट विल कंट्रोल द क्लाउड्स एंड रेगुलेट रेन्स एंड मशीन्स, इस तरह के वो साइंटिस्ट बन के अच्छे अच्छे काम करेगी। हालांकि सोचने वाली बात है कि वाई द वुमेन्स ऑलवेज डू द, जो घर के काम होते हैं वो ही क्यों करती है? वाई मेल क्यों नहीं करता? क्यों मेल सिर्फ बाहर कमाने जाता है और फीमेल घर में रह के बर्तन कपड़े ये सब करती है? ऐसा क्यों है? आपको इस पे सोचना है। सोशियोलॉजी लिया है ना सब्जेक्ट, तो सोचना तो पड़ेगा, तभी सीखोगे। डिसेबिलिटी हैज सम कॉमन फीचर्स टू द पब्लिक परसेप्शन दस मेकिंग इट सोशल। और डिसेबिलिटी को लोग ऐसे मान लेते हैं कि ये पर्सन तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकता? अभी हाल फिलहाल में मैं आपको एक एग्जांपल दूं। रिसेंटली एक दिव्यांग लेडी है, वो आप उनके बारे में सर्च कीजिएगा, उनका मेरे नाम रिमाइंड नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर भी उनके एक लेग नहीं है, बट शी हैव क्लाइंब्ड माउंट एवरेस्ट। क्या उनकी डिसेबिलिटी मैटर करी इस टाइम? जो एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता आमतौर पर, वो उन्होंने करा। पर उस टाइम कि अगर पर्सन डिसेबल है, वो तो भाई बेकार है। हिटलर के समय भी यही था, वुमेन्स को फोर्स किया जाता था कि आर्यंस बच्चे पैदा करने हैं, यहूदी बच्चा अगर किया तो फिर मार दिया जाएगा। और कितनी बड़ी देखो उन्होंने वो करी, यहूदियों को मारा। तो ये सब प्रैक्टिसेस थी। डिसेबिलिटी इज अंडरस्टूड एज बायोलॉजिकल गेन। और डिसेबिलिटी क्या माना जाता था? आज तो ये माना जाता है कि भाई आमतौर पर कोई कमी रह गई होगी या कोई बायोलॉजिकल डिफरेंस मतलब की प्रॉब्लम हुई होगी, उसकी वजह से है। Whenever a disabled person is confronted with problems, it is taken for granted that the problems originated from his her important। कहने का मतलब है कि जैसे कह देते हैं ना कि ये तो इसके भाग्य का था, ये तो इसको भुगतना पड़ेगा। अरे भाई, अगर वो दिव्यांग पैदा हुआ है, इसमें उसकी क्या गलती है? ये उसका भाग्य शब्द कहाँ से जुड़ गया उसके नाम के आगे? क्यों वो नहीं बन सकता सोसाइटी में एक IAS अफसर? बिल्कुल बन सकता है। वो नहीं बन सकता बहुत काबिल? बिल्कुल बन सकता है। पर द सोसाइटी थिंक्स कि ये क्या करेगा लाइफ में। मैं आपको इसी का एक एग्जांपल देता हूँ। हम जब पढ़ते थे BHU में, तो एक दिव्यांग जन स्टूडेंट था हमारे साथ, वो आंखों से देख नहीं सकते थे, बट अ वेरी क्लेवर चाइल्ड, वेरी क्लेवर चाइल्ड। He knows everything about the government policies and very keen to know new things। हम भी उनसे सीखते थे। क्या उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को अपने ऊपर हैवी होने दिया है, या सोसाइटी ने उनको उनके ड्रीम्स एम्बिशन, ही वांटेड टू बी अ लॉयर, वकील बनना चाहते थे वो, और वो वकील की पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर, तो क्या उनकी डिसेबिलिटी की वजह से वो रुके? नहीं, बट द सोसाइटी मेक्स दी हर्डल्स, रुकावट डाल देती है कि अरे ये कहाँ जाएगा पढ़ने, ये क्या करेगा या ये क्या करेगी। तो एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी हमें इन सब मान्यताओं को खत्म करना है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है दिव्यांग लोगों के लिए। द डिसेबल्ड पर्सन इज सीन एज अ विक्टिम। और सोसाइटी उनको कैसे देखती थी? एक विक्टिम के रूप में एक डिसेबल्ड पर्सन को। भाई क्यों? वो नहीं बन सकता क्या बहुत बड़ा इंसान? बिल्कुल बन सकता है, बट द सोसाइटी परसीव कि ये क्या करेगा। तो आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है तो इस चीजों पे सोचिए और अपने स्तर पे कम से कम चेंजेस लाइए पॉजिटिवली। तो क्या होगा, सोसाइटी खुद ब खुद चेंज होगी। सो फाइनली वी आर ऑन आवर लास्ट पेज। डिसेबिलिटी इज सपोज टू बी लिंक्ड विद द डिसेबल्ड इंडिविजुअल सेल्फ परसेप्शन।
और डिसेबिलिटी क्या माना जाता है कि भाई ये तो इसी के कर्म है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। क्यों भाई? उसकी क्या गलती थी कि वो दिव्यांग पैदा हुआ? पर अब वो लाइफ वो जिएगा जो सोसाइटी उसके साथ हर जगह वो करेगी, उसको नकारेगी। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी सोसाइटी? दीज आर दी क्वेश्चंस यू हैव टू थिंक। जब आप बड़े एग्जाम्स की तैयारी करेंगे ना, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज और यूपीएससी की या और भी किसी कंपटीशन की, दीज आर दी कॉमन एथिकल क्वेश्चंस विच यू विल writes on these in your general studies paper. So you should think. The very idea of disability suggests that they are in need of help. और आमतौर पर हम ये मानते हैं कि ये तो दिव्यांग है, इसको मदद की जरूरत है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि अरे ये दिव्यांग व्यक्ति भी मेरी मदद कर सकता है, बट द सोसाइटी थिंक्स कि इसको मदद की जरूरत है। हम ये सोसाइटी क्यों नहीं ये सोचती कि यार ये सोसाइटी में कितना कुछ कर सकता है, ये तो सोसाइटी को आगे ले जा सकता है, बट द सोसाइटी वो कुछ नहीं कर पाएगा, ये मान लेती है। द डिसेबल्ड आर रेंडर्ड डिसेबल्ड नॉट बिकॉज सोसाइटी रेंडर्ड देम सो, और सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होती। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिसेबिलिटी एंड पुअर्टी। अब आमतौर पर जो व्यक्ति डिसेबल्ड होता है वो पुअर भी होता है। क्यों? क्योंकि उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? क्या एक मल्टीनेशनल कंपनी एक ब्लाइंड कैंडिडेट को एक्सेप्ट करेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो प्रोडक्टिव नहीं होगा आमतौर पर। तो मेनली अब वो व्यक्ति जो एम्प्लॉयड नहीं पा रहा तो वो क्या होगा? पुअर ही होगा। तो डिसेबिलिटी एंड पुअर्टी गोज अलोंग टुगेदर। हालांकि हम इसे दिव्यांग व्यक्ति इसे अपनी मेहनत से चैलेंज कर सकता है, इस सिचुएशन को, वो अपनी सिचुएशन बदल सकता है। ये चीज मैंने उसमें देखी जो हमारे क्लासमेट थे। very dedicated student, very dedicated. Even I have learned so many things from him. The hard work which we have to do in our life, instead of कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, that doesn't matter. अरे हमारे पास काबिलियत है, डेडिकेशन है, that is enough. Malnutrition, mothers weakened by frequent childbirth, inadequate immunization programs, accident in overcrowded homes all contributed to the incident of disability among poor. इसको पढ़ लेना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना रखते हैं। और देखिए, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि एज अ स्टूडेंट ही चीज़ों को गेन किया कीजिए, पर्सनली ना लीजिएगा, ठीक है ना। और फिर भी अगर हमने आपकी कोई भावना को हर्ट किया तो हम उसके लिए बहुत क्षमा मांगते हैं। हमारा कोई भी इंटेंशन आपकी किसी भी भावना को हर्ट करने का नहीं था। बस जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें समाज की कमियों या समाज की जो मान्यताएं हैं उन पे चर्चा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा, आपका सिलेबस ही ऐसा डिजाइनड किया गया ताकि आप सोसाइटी के बारे में जान सके। तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। बहुत ही जल्द और वीडियोस भी अवेलेबल होंगे। और अगर आपको कोई और चेंजेस चाहिए हमारे पढ़ाने के तरीके में तो बताइएगा। और आपका सपोर्ट ही देखिए हमें भी ग्रो करवाएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो देखिए जब आदमी मेहनत करता है और उसको मोटिवेशन मिलता है तो वो और मेहनत करने का मन करता है और अच्छे से। तो बस थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और सोचिए चीज़ों पर कि क्या हो सकता था अगर ये व्यवस्था है, या क्या हो सकता था अगर वो व्यवस्था है। थैंक यू स्टूडेंट्स।